हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना की जिसे RIN म्यूटिनी या रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑफ 1946 के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसने अंग्रेजों को भारत को छोड़ने पे विवश कर दिया और उनको ये बता दिया कि अब भारत में रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद इस घटना को इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया और आम भारतीय शायद ही कुछ इसके बारे में जानता हो। तो आज हम बात करेंगे RIN म्यूटिनी ऑफ 1946 की। दोस्तों, इसको लेके काफी विवाद चलता रहता है। कुछ लोगों का मानना था कि RIN म्यूटिनी जो है वो सही समय पे नहीं हुई और ये मोस्टली एक छोटा सा विद्रोह था रॉयल इंडियन नेवी की जो रेटिंग्स है उनका अपनी आर्म कंप्लेंट्स को लेकर के, और नेशनल मूवमेंट से इसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, ज्यादा कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। वहीं पे कुछ लोग मानते हैं, मोस्टली जो हिस्टोरियंस है वो ये मानते हैं, इट वॉज द लास्ट नेल इन द ब्रिटिश एम्पायर्स कॉफिन। क्या था आखिर RIN म्यूटिनी 1946? आइए इसकी पूरी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब माहौल काफी गर्मा गर्मी का था। क्विट इंडिया मूवमेंट ने नेशनलिज्म की जो लहर है उसको अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। INA, इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिसर्स का ट्रायल चल रहा था, उसने देश के अंदर एक नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है, पेट्रियोटिज्म की जो स्पिरिट है, उसको पीक पे पहुंचा दिया था। और उसी वक्त RIN म्यूटिनी हुई फरवरी 1946 में। हम इस म्यूटिनी की कहानी को जाने उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार RIN जो है, रॉयल इंडियन नेवी जो है, वो क्या थी। But before we go into the details, most welcome to Super Coaching IAS by Textbook. I am Sunpriya. And दोस्तों, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रॉयल इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं तो इसका गठन अक्टूबर 1934 में किया गया, एक कोस्टल डिफेंस फोर्स के रूप में। एंड जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थी वो ब्लू वाटर ऑपरेशंस को देखती थी इंडियन ओशन के अंदर। अब ये जो रॉयल इंडियन नेवी को गठित किया गया था, इट वाज लाइक अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, सारी फैसिलिटीज एज कंपेयर टू अदर जॉब्स, है ना, एक सिक्योर जॉब था। 1939 के आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके बादल घिर आए थे। ब्रिटिश रॉयल नेवी की ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर भी, एंड इंडियन जो वाटर्स है उनको गार्ड करने के लिए भी, क्योंकि इंडिया उनकी सबसे पॉजेस्ट कॉलोनी थी। दोस्तों, इसीलिए कोशिश की गई कि जो रॉयल इंडियन नेवी है उसको एक्सपेंड किया जाए। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो रॉयल इंडियन नेवी की साइज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि 1939 की कंपैरिजन में वो 10 टाइम्स हो चुकी थी। बट फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो सारी सिचुएशन जो है वो बदल चुकी थी। सिचुएशन का बदलना कुछ ऐसा था कि ब्रिटेन जो है उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था। दुनिया भर में जो एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, है ना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ, वो अपनी चरम सीमा पे थे, और प्रो फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी एकदम पीक पे पहुंच चुका था। ब्रिटेन वो पहले वाला सुपर पावर बचा नहीं था, अमेरिका और सोवियत रशिया जो है वो सुपर पावर्स के रूप में एमर्ज हो चुके थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने एक कोशिश करी कि रॉयल इंडियन नेवी जो है उसकी साइज को घटा दिया जाए। अब ये जो बात चली डीमोबिलाइजेशन की, इससे जो इंडियन रॉयल इंडियन नेवी है उसके जो रेटिंग्स थे उनके अंदर एक आक्रोश की भावना जो है वो घर करने लगी, और मैं कहूंगी आक्रोश पहले से था, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। रीजन क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट का डर, महंगाई इतनी ज्यादा थी, और ऐसे में एक सिक्योर प्रेस्टिजियस जॉब जो वो सोच रहे थे कि आजादी के बाद भी उनको मिलता रहेगा, वो खोने का डर था। बट मैं आपको यहाँ पे एक साफ साफ बात बताऊं तो ये केवल एक ट्रिगर पॉइंट था। ये जो डीमोबिलाइजेशन वाला पॉइंट है, ये केवल ट्रिगर पॉइंट था। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं आपको? इसलिए कह रही हूं क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी के अंदर आक्रोश बहुत पहले से था। हमारे जो इंडियंस हैं उनके साथ में यहाँ पे पेमेंट को लेकर के, प्रमोशंस को लेकर के, फैसिलिटीज को लेकर काफी रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनके बराबर कैपेबल होने पे भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, बट दे यूज्ड टू टॉलरेट इट। बट INA के मेंबर्स को जो रिस्पेक्ट मिल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट ने जो पेट्रियोटिज्म की लहर को आम जनता तक पहुंचा दिया था, उससे शायद रॉयल इंडियन नेवी के जो हमारे रेटिंग्स थे वो भी वंचित नहीं रह पाए। और ऐसे माहौल में जब डीमोबिलाइजेशन की न्यूज पहुंची तो उनका गुस्सा और तेज हो गया। और ऐसे में क्या हुआ, HMIS तलवार, जो कि बॉम्बे में स्टेशनड थी और ब्रिटिशर्स की उस टाइम पे सबसे बड़ी ऑन शोर एस्टेब्लिशमेंट थी, यहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर है फ्रेडरिक एंगल्स, उसने जिस तरीके का बर्ताव किया जब कंप्लेंट्स को रेज किया गया रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स के द्वारा, उससे ये जो यूथ थे 15 to 24 इयर्स की एज वाले, ये काफी आग बबूले हो गए। दे वर वेरी एंग्री। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने उस ऑफिसर की जो कार थी उसके टायर्स को पंक्चर कर दिया एंड उसके बोनेट पे लिख दिया क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। ऑफिसर तिलमिला गया और उसने कुछ ऐसी बात कही जिसने 17 फरवरी 1946 को, आप RIN म्यूटिनी कह लीजिए, है ना, इस इंसिडेंट को जन्म दिया।
ऑफिसर ने कहा, यू सन ऑफ बिचेस एंड यू सन ऑफ कुलीज। अब ये जो यूथ थे, इन्होंने कहा हम दिखाते हैं कि व्हाट वी आर। इन्होंने उस दिन 17 फरवरी को 1946 डिनर लेने से मना कर दिया। 18 फरवरी 1946 की सुबह जब ब्यूगल बजा और इनको रिपोर्ट करना था वर्क पे, दे रिफ्यूज टू गो। नन ऑफ द रेटिंग्स टर्न्ड। कोई भी वहां मौजूद नहीं था। और ये ब्रिटिशर्स के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था कि बहुत सहन कर लिया, अब नहीं सहन करेंगे। सो म्यूटिनी शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते बॉम्बे पे ही 22 शिप्स जो है उन्हें कैप्चर कर लिया गया रेटिंग्स के द्वारा। और यहां पे जो ब्रिटिश एनसाइन था उसको रिमूव करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उनके झंडों को लगा दिया गया। सोल्जर्स ने इन शिप्स के ऊपर बंदूकें तान दी और कहा, द मोमेंट यू विल अटैक अस वी विल फायर इनडिस्क्रिमिनेटली। इस तरीके का विद्रोह जो है वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स और ना ही ब्रिटिशर्स। देखते ही देखते ये जो म्यूटिनी है इसके अंदर न केवल हमारे जो यूनिफॉर्म के अंदर रेटिंग्स थे वो, बल्कि आम जनता जो है वो भी बॉम्बे की सड़कों पे उतर आई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के जो ये लीडर्स थे और सोल्जर्स थे इनको खुला सपोर्ट दिया और उनके कहने पे बॉम्बे मिल के जो वर्कर्स हैं दे वर ऑन द रोड। हिस्टोरियन पैट्रिक फ्रेंच जो है वो लिखते हैं कि बहुत जल्दी ये जो म्यूटिनी थी ये 78 शिप्स तक पहुंच चुकी थी एंड इसके अंदर 20,000 जो सेलर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। 20 फरवरी तक इस रेटिंग की जो म्यूटिनी थी वो इतनी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी थी कि आप कराची से लेके कलकत्ता, अंडमान निकोबार तक डिफरेंट पोर्ट्स जो हैं वहां पे म्यूटिनी को देख सकते थे। जब आम जनता रोड पे उतरी और उसने ब्रिटिशर्स की जो दुकानें हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, बैंक हैं, इनको लूटना शुरू किया और पब्लिकली चैलेंज करना शुरू किया ब्रिटिशर्स को, तो माहौल बहुत गर्मा गर्मी का हो गया। ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ही क्रूअल तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करी। जनता के ऊपर फायरिंग की गई। न जाने कितने जो सिविलियंस है वो मारे गए। एक डेटा कहता है कि 400 सिविलियंस जो हैं दे डाइड एंड 1500 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे ब्रिटिश फायरिंग के अंदर। ये पहली बार 1857 की क्रांति के बाद हम देख रहे थे कि जब जो यूनिफॉर्म में हमारे सोल्जर्स हैं वो और जो कॉमन मैन हैं उनका ब्लड स्ट्रीट्स में फ्लो कर रहा था एक कॉमन कॉज के लिए कि वी वांट यू टू क्विट इंडिया। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही क्रूअल मैनर में डील करने की कोशिश करी कि वो इजीली इसको सप्रेस कर दें। उन्होंने जो रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स के सोल्जर्स पकड़े गए थे उनको बैरक्स के अंदर डाल दिया और इन बैरक्स के अंदर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज को कट कर दिया गया। इतना ही नहीं, नॉन स्टॉप 7 आवर्स तक गन बैटल चलता रहा। जो एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स कैरी कर रहा था वो कंटिन्यूअसली बैरक्स के ऊपर घूम रहा था, लेकिन फिर भी जनता को रोकने वाला कोई नहीं था। और ये जो इंसिडेंट है इससे जो हमारे पॉपुलर लीडर्स हैं वो काफी परेशान थे, चाहे फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेहरू हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, गांधी हो या फिर मोहम्मद अली जिन्ना हो। सरदार पटेल ने तो यहां तक कहा कि ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये केवल जो कुछ यूथ हैं है ना जिनका सर गर्म था और बस जो गुस्से में थे उन्होंने कुछ एक ऐसा इंसिडेंट कर डाला जिसमें उनका कोई बिजनेस नहीं था। They had nothing to do with Quit India movement and this is not the right time to do. So they were not getting support from many of the leaders. अब बात चलने लगी कि क्या किया जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि भले पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल रहा था बट कुछ लीडर्स थे अरुणा असफ अली जैसे जो ओपनली इन रेटिंग्स को सपोर्ट कर रहे थे। जो रेलवेज के अंदर स्ट्राइक हो रही थी, डॉक्टर्स पे स्ट्राइक हो रही थी, आम जनता जो रोड पे आ रही थी और सोल्जर्स के लिए प्रोविजंस वगैरह सप्लाई कर रही थी, इसको एक्टिवली अरुणा असफ अली जो है वो सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी लीडर्स से रेटिंग्स के बिहाफ पे नेगोशिएशन भी कर रही थी। कहा गया इनसे कि आप जो हैं वो सरेंडर कर दीजिए। रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स जो हैं इनके ऑफिसर से कहा गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, हम डील करते हैं और आपको पीसफुली जो आप चाहते हो, आपकी जितनी कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। हमारे जो रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स के सेलर्स थे काफी रिस्पेक्ट करते थे सब लीडर्स को। सो दे थॉट कि ठीक है, हमारे लीडर्स एक अच्छी डील जो है वो हमारे लिए स्ट्राइक कर लेंगे। दे सरेंडर्ड बट इंस्टेड ऑफ व्हाट दे वर प्रॉमिस्ड, इनका कोर्ट मार्शल हुआ और इनको सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया। व्हाट दे गॉट, इनको एक 1 वे रिटर्न टिकट मिली कि मुंबई से अपने घर लौट जाओ और फिर से दोबारा मुंबई में दिखना मत, ये वार्निंग मिली। इनमें से बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे रेटिंग्स में, क्योंकि लोअर लेवल के ऑफिसर्स थे,
अपने घर लौट गए और पता नहीं कहाँ गुम हो गए। कुछ BC दत्त जैसे जो रेटिंग्स थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, वो मुंबई में ही रहे। पहले न्यूज़पेपर्स में काम करते रहे, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करते रहे और उन्होंने जो हमारे सेलर्स हैं, हमारी रेटिंग्स हैं, उनकी साइड की स्टोरी लिखी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स अभी तक हर मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, है ना, INA के ट्रायल्स में भी डिफेंड कर रहे थे INA मेंबर्स को, वो आखिर RIN म्यूटिनी के इतने खिलाफ क्यों थे? इसके 2-3 रीजंस हैं। गांधी कहते हैं कि 1946 में ऑलरेडी कैबिनेट मिशन आने के बाद में ये बहुत ही क्लियर हो गया था कि इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। जब पीसफुल मैनर में पावर ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या जरूरत है ब्लड को रोड पे बहाने की? इट वॉज नॉट नीडेड, इट वॉज नॉट एट ए प्रॉपर टाइम। दूसरा सबसे बड़ा डर यह था कि जब अब आजादी मिलने वाली है तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है हायरार्की एंड ऑर्डर की जो रैंकिंग होती है। अगर एक बार आर्म्ड फोर्सेस इनडिसिप्लिन की तरफ चले जाएं तो इनको कंट्रोल करना बहुत भारी हो सकता है। और आजाद भारत में हम नहीं चाहते थे कि हमारी मिलिट्री जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को डोमिनेट करे या किसी भी प्रकार का कोई इंडिसिप्लिन जो है, अनुशासनहीनता जो है वो हमें देखने को मिले। शायद यही रीजन रहा कि पॉपुलर लीडर्स जो हैं वो RIN म्यूटिनी के साथ में नहीं थे। सो दोस्तों, ये थी कहानी RIN म्यूटिनी की, जो कि शुरू हुई HMIS तलवर से, पहुंची HMIS जो कराची के अंदर हिंदुस्तान शिप थी, HMIS हिंदुस्तान। सो दोस्तों, ये थी कहानी RIN म्यूटिनी 1946 की, इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो HMIS तलवर बॉम्बे में जो शिप थी वहां से शुरू हुई और इसके अंदर HMIS हिंदुस्तान जैसी जो शिप्स हैं कराची में स्टेशन थी, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सिविलियंस एंड मैन इन यूनिफॉर्म जो हैं उन्होंने ब्रेवरी का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो सेट किया। भले ही इतिहास के पन्ने में ये घटना जो है ये गुम हो गई थी, लेकिन ऑफ रिसेंट इसको रिकॉग्निशन जो है वो मिला है। 2022 का रिपब्लिक डे का जो पैरेड हुआ उसके अंदर भी RIN म्यूटिनी से जुड़ा हुआ जो एक मेमोरियल है वो डिस्प्ले किया गया और साथ ही साथ में साउथ मुंबई में भी ये मेमोरियल जो है वो बना हुआ था। नेवी ने भी 2017 में RIN म्यूटिनी जो है उसकी अंदर जो रेटिंग्स ने पार्टिसिपेट किया थे उनकी विडोज को एक तरीके से एक कंपनसेशन पे किया, लेकिन दुख की बात यह है कि ये बहुत लेट आया। काश ये RIN जो म्यूटिनी के अंदर हमारे रेटिंग्स थे उनके टाइम पे आ जाता। आशा करती हूँ आपको पूरा इंसिडेंट समझ में आया होगा, RIN म्यूटिनी की कहानी क्या है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय जो है हमारे RIN रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स की बहादुरता और वीरता की जो कहानी है, उनका नेशनल मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको समझें। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्लेमेंट एटली जब 1956 में भारत आए तो उन्होंने खुद ये एग्री किया था कि INA के जो ट्रायल्स थे एंड RIN जो म्यूटिनी थी उसने ब्रिटिशर्स को विवश कर दिया था कि जल्दी से जल्दी भारत छोड़ दो, क्योंकि अब तो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी आपका साथ जो है, आपका हाथ जो है वो छोड़ चुकी हैं। इनफैक्ट पंडित नेहरू जो हैं उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि RIN म्यूटिनी वाज यस, इट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। दोस्तों, ये था मेरी तरफ से। अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। जनरल स्टडीज, CSET, आपका ऑप्शनल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। यू आर गेटिंग recorded classes as well as you are getting live classes and study notes also. The fees for the entire course is 39,999 for 1 year. But अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया तो you can get a discount and the course will be only for rupees 29,999 for entire 1 year. और आपकी पूरी प्रिपरेशन हो रही है। थैंक यू सो मच।